कल नहीं आए थे, परसों नहीं आए थे। ठीक, असाइनमेंट निकालिए। आज कोई फर्स्ट क्लास है तो बता दीजिए। आपको मैट्रिक्स का बेसिक आता है क्या? थोड़ा बहुत। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं, बस इतना। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आती है क्या? नहीं तो नहीं बोलूँ, नहीं आती ना। आप आज की क्लास के लिए आगे आ जाओ, आज की क्लास के लिए आगे आ जाओ, फिर जहाँ मर्जी बैठो। मैंने कल थर्ड तक डिस्कस किया था, आ जाइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे आगे कवर होंगे, वो टाइप हमने किए नहीं है, वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े नहीं है, लेकिन असाइनमेंट जितना टॉपिक हो चुका है, जहां तक डिस्कस हो सकता है करते जाता हूँ, जो भी पढ़े नहीं है वो छोड़ते जाता हूँ। ठीक है, ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैट्रिक्स के जब हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली मैट्रिक्स और इससे अगला चैप्टर डिटरमिनेंट किसी हद तक कंटेक्स्ट मिलता जुलता सा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी चैप्टर है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिटरमिनेंट के भी आएंगे जो अभी हम कर ही नहीं पाएंगे, वो अगला चैप्टर होने के बाद ही होंगे, तो वो अभी तो छोड़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये अगला डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, तो अभी के लिए डी लिख के छोड़ देना, डिटरमिनेंट डी। आ जाओ, बाद में ध्यान रखना जब हम डिटरमिनेंट कर लेंगे तो एक बार ये असाइनमेंट में उठा लेंगे और डिटरमिनेंट का अलग से एक असाइनमेंट तो होगा ही, अभी इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, डिटरमिनेंट वालों पे डी लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन मैट्रिक्स के भी छोड़ रहा हूँ जो मैंने अभी कंसेप्ट कराया नहीं है। ठीक है, तो बार बार नहीं बोल रहा मैं इस बात को। फिफ्थ को फिलहाल के लिए रोक दीजिए, सिक्स पे आ जाइए, नहीं सिक्स को भी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। अब सिर्फ शक्ल देखना, तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ करा नहीं देने, सिर्फ डिस्कस हो रहा है कि हमने जितना पढ़ा था। आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद पार्टिसिपेट करा लूंगा, जितना पढ़ा था उस पर क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा तो ठीक, थोड़ा भी बेटर है तो मैं बोल देता हूँ। उसने बोला एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है, तो सबको पता है 2x2 ऑर्डर का मतलब इसमें 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। ठीक है, एलिमेंट पोजीशन से आपको लिखने आते हैं, 2 रो 2 कॉलम, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स सिंपल है। एलिमेंट हमें पोजीशन से लिखने आते हैं, ये पहला एलिमेंट है, ये पहली रो पर है, पहले कॉलम पर है, इसे A11 कहते हैं, पहली रो पर है, दूसरे कॉलम पर है, सेकंड रो पर है, फर्स्ट कॉलम पर है, ये सेकंड रो पर सेकंड कॉलम पर है। तो उसने बोला ये जो मैट्रिक्स लिखना है ना, इसके सारे एलिमेंट Aij होंगे, तो हमें तो हर एलिमेंट की पोजीशन पता है 2x2 ऑर्डर में, यानी हमारे लिए i का मतलब, हमारे लिए i का मतलब अगर A11 पहला एलिमेंट चाहिए तो i का मतलब 1 है और j का मतलब 1 है। तो मेरे को भाई 4 एलिमेंट पूरे करने पड़ेंगे मैट्रिक्स लिखने के लिए, उसके लिए मेरे को A11 चाहिए, तो A11 चाहिए तो देखो एक रूल दिया हुआ है कि इसके सारे एलिमेंट ना 2x2 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ना इस रूल से आएंगे। तो Aij एक करके दिखा देता हूँ, Aij जैसे A11 लिखना है मेरे को, पहला एलिमेंट, तो A11 कैसे आएगा, i का मतलब 1 हो गया, j का मतलब 1 हो गया, या 1 का स्क्वायर 1 माइनस j का मतलब 1, 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड 0। तो ये आपका इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट A11 आ गया। अब आप कहोगे सर 2x2 ऑर्डर में तो सारे चारों एलिमेंट चाहिए होंगे ना, तो अगला निकालना है, तो अगला भाई पोजीशन आपने लिखनी सीखी A12 है, A12 का मतलब i का मतलब 1 है, j का मतलब 2 है, मॉड ऑफ i का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का मॉड प्लस 1। ये कहानी क्लियर है? ऐसे बच्चे एलिमेंट भी पूरे हो जाएंगे, वो आप लिख दोगे, मैट्रिक्स आपका पूरा हो जाएगा। कहानी क्लियर है? नेक्स्ट, उसने बोला ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बता दो 2x2 ऑर्डर के जो 1 2 और 3 मेंबर से लिखे जा सकते हैं। बोलो आंसर। सर आपकी कितना टाइम? वीडियो नहीं आ रही। हाँ बोलना बच्चे, गुरांगी।
सर वीडियो नहीं आ रही। ओके, मिल गया अब तो टाइम, 3 की पावर 4। असाइनमेंट ही करना है अभी, आप कुछ मत करिएगा, आप अभी देखते रहना, आराम से सुनना भी थोड़ी देर तक, 1-2 क्लास लगेंगी, ज़्यादा कुछ छोटा नहीं है, लेकिन जो भी छोटा उसमें एकदम से नहीं कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने अगला टॉपिक कोई भी शुरू किया वहाँ बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, टॉपिक सिंपल है बिल्कुल, सामने देखो, छोड़ दो, अब टाइम मत लेना, अभी लिखना शुरू नहीं करना है। उसने बोला वो सब मैट्रिसेस लिखे जिनके ऑर्डर 2x2 है। ऑर्डर 2x2 का तो मतलब हमें पता है 2 रो है 2 कॉलम है, तो लगभग 2 रो है, 2 रो हो गई 2 कॉलम है, तो मतलब 4 एलिमेंट आने हैं। ठीक है, अब एलिमेंट तो आने हैं, लेकिन बोलते हैं हर पोजीशन पे 1 भी लिख सकते हो, 2 भी 3 भी। देखिए सुन लिया आपने 2-2 बारी, समझदार बच्चों को क्वेश्चन आसान है तो आ तो गया होगा, लेकिन पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया मतलब 1 भी लिख सकते हैं किसी भी पोजीशन पे, 2 भी और 3 भी, तो ऐसे तो रैंडम बड़े सारे मैट्रिक्स बन जाएंगे। ठीक है, बड़े सारे मैट्रिक, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, फिर 1 2 3 से ही बनाने बहुत सारे बन जाएंगे, तो तुक्के मारते रहेंगे, ऐसे कैसे गिनेंगे। 11th में परमोटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ी है, आपको 4 पोजीशन भरनी है। पहली पोजीशन भरने के कितने तरीके, वहां 1 भी लिख सकते, दूसरी भरने के कितने तरीके, 3, तीसरी के 3, चौथे के 3। ठीक है, चारों भरनी है, यानी बीच में एंड चल रहा है, एंड का मतलब इज मल्टीप्लाई होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी क्या आ जाएगा, पहला पोजीशन A11 लिखने की कितना तरीका, 3, दूसरे का 3, तीसरे का 3, चौथे का 3, यानी 3 की पावर 4। ठीक है भैया, बोलो आंसर क्या आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, सिर्फ सुनना करना मत, एक 3x3 ऑर्डर में आंसर बता सकते हो तो बता ही देना, पूरे बैच से ऑफर है, जितना जल्दी बता सकते हो। देखो टाइम लग रहा है, ये समस्या है, जबकि बहुत घटिया क्वेश्चन है। बोल रहा है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में एक एलिमेंट पूछ रहा है बस, A23 बताना है, तो A23 बताना है, A23 कैसे आएगा, रूल दिया हुआ है, यहाँ 2 3 डालो, आई की जगह जेड, पूरा मैट्रिक्स तो लिखना ही नहीं है, सिर्फ 2 3 एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला, तो 2 3 निकालना है, तो 2 - 3 -1 का मॉड +1/2 हो गया, इतना नहीं लेते भाई। नेक्स्ट, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स में फिर 3 2 एलिमेंट छोड़ दू, A32 एलिमेंट, आई की जगह 3, जे की जगह 2 डाल दोगे, हो गया। नेक्स्ट, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। एक, जैसे प्री मैट्रिक्स देखो, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसमें रो 2 है, इसमें कॉलम 2 है, तो उसमें भी रो 2 है, कॉलम 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स होने पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब A11 इक्वल होना चाहिए, A12 इक्वल होना चाहिए, A21 इक्वल होना चाहिए, A22 इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सा बोल रहा है, एक्स वाई डब्ल्यू वगैरह बता दो, तो एक्स माइनस वाई -1 के इक्वल है, एक इक्वेशन लीनियर मिल गई। 2x - y 0 के इक्वल है, दूसरी लीनियर मिल गई, आपस में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, 10th वाला एक्स वाई आ गया। ठीक है, Z4 डायरेक्ट हो गया, ठीक है, W5 डायरेक्ट हो गया, आ जाएगा सारा। ठीक है, ये सब हम कल कर चुके हैं, तो अभी टाइम लगाना बेकार है, ऐसे ही बस सीधा सीधा सुन लो, ये तो घर पे आराम से निकलेंगे सारे। ठीक है, हाथ से एक बार जरूर निकालने पड़ेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल इक्वेट कर देना सारी पोजीशन। ठीक है भैया, और सारी पोजीशन इक्वेट करके आपके पास ए भी तो आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार ही कर रहा हूं, पीछे सभ्य बताना, A+4 इक्वल है 2A+2, सभ्य जल्दी से जल्दी बताना है, एक आंसर बोल फटाफट, सोचता मत रही हो दोस्त, नींद आ रही है लेकिन काम नहीं हो रहा दोस्त। हाँ, तो इतना समय क्यों लग रहा है और गलत बोल रहे हो, 2A - A और 4 - 2 2, तो एक आंसर, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, सामने फोकस कर भाई, एक आंसर क्या हुआ 2। मैं क्यों ले रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हर बच्चा जानता है सर, इक्वेट करके तो आ ही जाएगा, ये भी है तो अपने को भी दिख रहा है, क्यों ले रहा हूँ, किस किस को दिख रहा है, बस समझदार बच्चा वही है। मैंने अगर ये घटिया क्वेश्चन इस वक्त उठाया, कोई तो वजह होनी चाहिए ना, बताओ किस किस को पता है, देखो मिश्रा जी बताएंगे सर क्यों लिया है, तो फिर अभी तक की पढ़ाई बेकार हो जा रही है, चाहे आप निकाल देना है भी, मैं उस पर चैलेंज नहीं कर रहा, निकाल दोगे आप। ठीक है, और शायद जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सोच के भी निकाल लोगे, लेकिन बोल क्यों नहीं पा रहे भाई, स्टूडेंट थोड़ी रहना है, मास्टर होना है। ये देखिए, ये होता है दम भैया, देखिए इस पोजीशन से ए आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वन वेरिएबल इक्वेशन इक्वेट करके शिफ्ट करके ये आ रहा है, इस पोजीशन से बी भी आ जाएगा, 3b इक्वल है b+2, 3b - b
भैया पेपर में सीधा सीधा कुछ नहीं आता, मतलब आसान भी बहुत आता है, ये आसान ही है, घटिया ही क्वेश्चन है, ठीक है भैया। लेकिन आपने और भी निकाल के छोड़ दिया और पीछे से अभी तो आंसर भी मैच हो गया आपका, बाद में गलत हो सकता है। आपको पता अभी एक पोजीशन और बची हुई है जहां ये भी बैठा हुआ है। मान लीजिए ये और बी की वैल्यू डालकर, ये वैल्यू यहां डालकर ए बी की -6 ना आए, यानी ये मैट्रिक्स तो इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए बी तो जो हो गया मैट्रिक्स इक्वल होने पे, उससे तो आप बदल नहीं सकते, कह दिया ना आपने ये बी है। अगर ये ए बी है तो भैया चेक भी तो करना पड़ेगा, किसी और पोजीशन पे ए बी चल रहा है और उसने सिर्फ ए बी पूछा है तो छोड़ मत देना, बाकी पोजीशन पे ये वैल्यू डालकर पुट करके सेटिस्फाई कर लेना मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो ए बी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है इक्वल होने के लिए, अगर ये आखिरी एलिमेंट भी इक्वल आया कि नहीं आया। पता ही है ना, सीखा ही था हमने, बोलना चाहिए। तो ए की जगह मैंने 2 डाला और बी की जगह 1 डाला, तो 2 - 8 कितना आया मेरे पास, ठीक है। ये पोजीशन भी सेम आ गई और ये तो पहले से ही सेम है, यानी पक्का ए बी की यही फाइनल आंसर है अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो। किसी को कंफ्यूजन? नेक्स्ट, कोई खास बात नहीं है, बस इक्वेट मारिएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आ जाएंगे। देखिए एक्स इंटू वाई 8 है, एक्स प्लस वाई 6 है। बताओ कौन से मैट्रिक्स से सॉल्व होंगी एक्स वाई वाली दो इक्वेशन? ये आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स वाई वाली दो इक्वेशन अगर आपस में सॉल्व करनी है जिनमें एक प्लस वाली एक मल्टीप्लाई वाली है अलग शक्ल, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगी। इससे आप एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल लोगे 6 - x और उठा के यहाँ डाल दोगे 6 - x, क्वाड्रेटिक बन के आंसर आ जाएगा, ठीक है। जेड तो डायरेक्ट आ रहा है, जेड प्लस 6 = 0 और ओमेगा = 4 शिफ्ट करके आ जाएगा, वन वेरिएबल इक्वेशन है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिसेस, ये आप लोग शुरू करो अगर कर सकते हो। भी मैं कह कुछ नहीं रहा, एक बार चलो छोटा सा बोल देता हूँ। a = b² दिया हुआ है, x पूछ रहा है वो आपसे, तो भाई मैट्रिक्स है आपके पास है, जो बच्चों को मल्टीप्लाई आती है वो कर पाओगे। 1 मिनट सुन लेना, मैट्रिक्स है आपके पास है, b² आप निकाल लो। b² कैसे आएगा भैया, मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे आएगा, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल पहली बार ही कर रहे हो, कल हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तो सीखी है, लेकिन अब होता क्या, मैं तो मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूँ बी की बी से मल्टीप्लाई। बच्चे ने मेरे को भी सुन लिया, लेकिन उसको अपना भी तो मैथ आता ही है, उसने बोला भैया b² निकालना था, मैंने हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं है, मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आता है, मैट्रिक्स का क्यूब उसी मैट्रिक्स को 3 बार ही मल्टीप्लाई करके आता है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप सबको आती है, मल्टीप्लाई करोगे जो कल बैठे थे कुछ भी आ जाएगा वो b², वो यहाँ b² की जगह लिख लेना और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वेट करते हुए आप x निकाल लोगे। जब निकाल लोगे अगर एक से ज्यादा जगह x मौजूद है और अगर एक पहली पॉसिबिलिटी से एक से ज्यादा आंसर आ गए तो उन्हें पुट करके सेटिस्फाई भी कर लेना कि कौन सी वैल्यू पे मैट्रिक्स इक्वल जा रहा है, वही x का फाइनल आंसर है। कहानी क्लियर है? जो कल तक बैठे थे वो कर सकते हैं, आप अभी आराम से मेरे को सुनना। किसी को मल्टीप्लाई में कोई कंफ्यूजन बचा हुआ है तो वो सुनना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में और तो ऐसे मतलब थोड़ा अभी तो कुछ भी नहीं बोला तो भी आपको क्लियर हो रहा है, मतलब आसानी है। तो मल्टीप्लाई बस थोड़ी सी बेटर है, उसी को ध्यान देना है। जैसे मुझे b² निकालना था तो b² मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें उसका स्क्वायर आ जाता है। अब मैं खाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सीधा नहीं करना बता रहा, पहली बात कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगे उस कंडीशन को सुनिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो एक बारी। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ऐसा कुछ भी, मैट्रिक्स नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिखा ऐसा कुछ भी, मैंने कहा दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, ये मान लो ए मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है। जैसे नंबर सिस्टम में 2 × 3 6 होता है, तो 3 × 2 भी 6 होता है, यानी उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई सेम होती है। मैं आपको 2 × 3 करने को कह रहा हूं, आपने जल्दी में 3 × 2 कर दिया तो सेम ही आएगा। मैट्रिक्स में सेम नहीं होता, मैट्रिक्स में उसने प्री मैट्रिक्स कोई दिया, पोस्ट मैट्रिक्स कुछ दिया, आप अपने मन से उल्टा मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि a × b हमेशा b × a के इक्वल ही होगा, मे भी हो भी मे भी नहीं भी हो, तो हम उल्टा मत करके मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। सर अब पहली बात क्लियर है। दूसरा सर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, हर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। कब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के पहले वाले मैट्रिक्स को हम प्री मैट्रिक्स कहते हैं, मल्टीप्लाई के बाद वाले को पोस्ट मैट्रिक्स कहते हैं। हम पहले उनके जब शुरू में जब हमारा बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं होता तो हम ऑर्डर से बातें करते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2/3 है। फिर हम पोस्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, इसमें 3 रो 1 कॉलम है। ध्यान से सुनना, दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं, जब प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। प्री मैट्रिक्स ऑर्डर में पहला नंबर रो दूसरा नंबर कॉलम, प्री मैट्रिक्स में बाद वाला नंबर यानी कॉलम 3 और पोस्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 सेम हो तो मल्टीप्लाई होता है। ये कहानी क्लियर है? ठीक है,
सर मल्टीप्लाई तो होगा, अब आप बताओगे कैसे होगा, कंडीशन ये पता लग गई कब मल्टीप्लाई होगा। प्री में ऑर्डर का नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट में ऑर्डर का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। लेकिन तो वो आंसर जो भी जैसे भी होगा मल्टीप्लाई, उस आंसर का भी तो कोई ऑर्डर होगा क्या, हमें पता लग जाता है डायरेक्ट? बिल्कुल पता लग जाता है। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन है। आंसर का ऑर्डर इस कॉलम से ना इस रो को ऐसे काट दो, आप फेयर में भी काट दो, तो ये जो नंबर बचे इन्हें लेफ्ट से राइट की तरफ लिखो 2/1, ये आंसर का ऑर्डर आने जा रहा है। जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 रो आएगा, 1 कॉलम आएगा। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई बता दो। मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी हो ना, पूरी रो उठाओ, पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले फर्स्ट रो लो, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। सर फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कैसे? पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और ऐड कर देना सबको। okay, पहला पहले से मल्टीप्लाई यानी 1 into 1, प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई 2 into 2, प्लस चलता रहेगा, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई 3 into 3, ये सिंगल एलिमेंट बनेगा। ये कहानी क्लियर है? ठीक है। और जब जब थोड़ा सा तेज हो जाते हैं तो माइंड में कर लेते हैं, 1 2 2 4 + 1 5 3 6 9 9 + 5 14, तो 14 ही लिख दिया। ठीक है, शुरू में जब तक तैयारी ना हो तो थोड़ा बच्चों की तरह से कर लेना। फिर सर फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, लिख दिया। अब क्या, मान लो यहाँ अभी एक और कॉलम होता है नहीं मेरे इस क्वेश्चन में, लेकिन होता तो मैं फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करता। पहले फर्स्ट रो की सभी जितने कॉलम है सबसे होगी। मान लो होता तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से ऐसी मल्टीप्लाई होती, वो जो मेंबर आता मैं यहां लिखता, ये मैट्रिक्स आगे बढ़ जाता, यहां लिखता। सर यही क्यों लिखते हैं, यहां लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, कोई वजह भी नहीं लिखोगे ऐसे, मैं तो कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगा। आपने भी फर्स्ट रो को मान लो सेकंड कॉलम होता, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो क्या कह रहे हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वही लिखोगे ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वही पोजीशन है उसकी। ये कहानी क्लियर हो गई? फिर दोबारा ध्यान देना, अब मेरे पास तो अभी एग्जांपल्स है तो नहीं है ना सेकंड कॉलम, तो जाने दो। अभी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है, कुछ तो आएगा, लिखूंगा। अभी कहां लिखूं भाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां लिखूंगा। ठीक है, अब देखो 4 1 4 मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं, +5 2 10 +6 3 18, सिंपल। ये मेरे पास आ गया 1 + 4 5 + 9 14, ये 14 + 18 32, 2 रो 1 कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, अभी देखते रहना चार्ट, मतलब अभी करने की जल्दी मत करना, थोड़ी देर बाद आपके हाथ चलने लगेंगे। बाकी बच्चे आगे बढ़ जाना, फिलहाल के लिए मैं 2-4 मिनट में ही आपको पकड़ लूंगा। बस एक बच्चा मेरे पास नया है तो मैं उसे थोड़ा सा समझा लूं। अब भैया a = b² दिया हुआ, x पूछा हुआ है, तो हमें जो पुरानी में ऐसा x आएगा किसी x वाली इक्वेशन से, इक्वेशन तो उसने यही दी हुई है, इसमें मैंने a मैट्रिक्स था वो फिट कर दिया, b² तो b × b करके आएगा। अब मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई अभी हमने सीखी, चाहे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप शुरुआत है आपकी, तो आप ऑर्डर चेक कर लेना। भैया इसका ऑर्डर ना 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम है। आप कह रहे थे कॉलम रो सेम हो तो ही मल्टीप्लाई होगा और कट जाएंगे आपस में, बिल्कुल ठीक है। और आंसर का ऑर्डर 2/2 आएगा, सिंपल बात। अब ध्यान से देखना, अब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सिंगल एलिमेंट बनेगा, यानी x की x से x² + 0 की 1 से 0, यानी x² + 0, सिंपल। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी, अब लिखूंगा, पहली बारी में बच्चा ये भी होता है, यहां लिख दूं, यहां कहां लिखूं भाई, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कर रहे हो, वही पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां लिखना। ठीक है, x की 0 से 0 + 0 की 1 से 0, सिंपल। फिर आ जाओ, अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से हो गई, थर्ड कॉलम को यानी आगे नहीं जाना। अब सेकंड रो की तो आप भी आ जाओ सेकंड रो पे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से तो फर्स्ट कॉलम पे लिखोगे, रो की कॉलम से 1 × x x + 1 × 1 1, कोई दिक्कत। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 1 × 0 0 + 1 × 1 1, और इसमें कोई ऐड वगैरह होता हो तो मैं कर रहा हूं भाई, x² + 0 x² 0 + 0 0, ये तो x + 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, आ गया मेरा b², वो मैं वहां फिट कर देता हूं जो मेरा आ गया। एक सेकंड, सब बच्चे कर ही चुके होंगे, लेकिन एक सेकंड रुक जाना भैया, दो तरीके हैं, दोनों ही आप सोच ही सकते होंगे, कोई बहुत खास बात तो है नहीं। अब ये दोनों इक्वल है तो x निकालना है, तो a11 एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, मैट्रिक्स इक्वल है तो x² 1 के इक्वल होना चाहिए। भाई जो नए बच्चे हैं वो ध्यान देना, जब भी आप स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाते हैं रूट बनता है और बाहर हमेशा क्या आता है, ये ध्यान देना, बाहर उसी स्टेप में प्लस माइनस आता है। इस कंसेप्ट को ही मैं ढंग से बोलने पे आ रहा हूँ तो 15-20 मिनट तो इसी पे ले जा सकता हूँ। ये 10वीं 11वीं का कंसेप्ट है, अभी हम टाइम नहीं लगा रहे, आपने भी कभी सुना ही होगा। ठीक है, स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है तो बाहर उसी स्टेप में प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो इससे तो x के 2 आंसर आ गए, 1 का रूट तो 1 ही होता है, बाहर प्लस माइनस पहले से ही। ठीक है, तो x के 2 आंसर आ गए, ऐसे ही अब छोड़ नहीं देना, x आ गया तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगी अभी तो मेरी।
अभी तो ये पोजीशन से भी x आना है, x + 1 इज इक्वल टू, या तो आप इससे x निकाल लो, अब बताओ आंसर फाइनल क्या है, +-1 या 1। सर अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो जहां से भी x आया वो हर जगह x सेम होना चाहिए, तो 1 ही हर जगह सेम है, यानी x = 1 हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, और अगर इस सेकंड पोजीशन ये थोड़ा मुश्किल होता है, इक्वेशन निकालने में टाइम लग रहा होता है, तो हम ना निकालते, हमारे सीधे दो आंसर है, हम 1 डाल के चेक कर लेते क्या इक्वल आ रहा है, तो 1 फाइनल हो जाता, -1 डाल के इक्वल डाल के चेक कर लेते क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा तो छोड़ देते, रिजेक्ट मार देते, वो भी एक तरीका हो सकता था। कहानी क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है? छुट्टियां नहीं करनी भाई, रेगुलर रहिए, कोई वजह नहीं चलेगी, ठीक है, करो। नेक्स्ट असाइनमेंट चल रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों को मालूम ही होगा, असाइनमेंट का डिस्कशन है फिलहाल। ले भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास असाइनमेंट ना हो, मिल गया ना सबको? ऐसा कोई है जिसने असाइनमेंट के पहले 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट मार लिए? मैंने नहीं कहे थे, लेकिन नई क्लास, बड़ा एक्साइटमेंट होता है बच्चों को, जबरदस्त, जितना हुआ है। तो आप तो 20 से भी आगे चले गए होंगे। नहीं, 20 तक तो चल ही रहा है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का ही तो है, कल हो गए थे सारे, 21 भी हो रहा है, 22 भी हो रहा है, इतने में ही हो रहा है, देखो करो अभी सारे हो जाएंगे अपने आप। ये असाइनमेंट होते ही, ये कोई मेरा घर का बनाया असाइनमेंट नहीं है, पिछले 15 सालों के बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन है, मैट्रिक्स बोर्ड में, मतलब मैंने कहा था सबसे इजी चैप्टर है 12th का, यही लेवल का आता है, ये तो आप कर ही पाओगे, ये तो अभी तैयार हो गया बोर्ड का पेपर, तो आपका सामने देखते रहो, 1 सेकंड को रोक दो सारे बच्चे, इस पे टाइम अभी लेना चाहिए हमें, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। 9th अभी छोड़ना पड़ेगा, किसी ना किसी ट्रिक से करा तो दूंगा, ऐसा नहीं है कि अभी जितना बड़ा उससे हो नहीं सकता, लेकिन बाद के लिए बहुत आसान है, ये सिंगल लाइनर आंसर हो जाता है बाद में, ठीक है। या चलो बोलते हैं, अभी के लिए भी बोलते हैं, बच्चा बोल रहा है भैया क्या बात कर रहे हो, मैं तो करके बैठू, अब बाद के लिए क्यों छोड़ रहे हो, जितना बड़ा है उसी में आराम से हो गया, तो चांस की बात है, यहाँ 1 0 आ गई, यहाँ 2 0 आ गई, उसी में आराम से हो गया, अगर ये 0 ना होती तो अभी फंस जाते, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता कोई दिमाग लगा के तो टाइम लगता, 3 वेरिएबल हमने अभी तक ज्यादा सॉल्व नहीं किया आज तक, 2 वेरिएबल वाली तो आराम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। खैर सुनिए सुनिए, लेकिन श्याना बच्चा क्या देख लेता है, अच्छा किस किसने कर लिया बताओ? लगभग सबने, जिसका नहीं हुआ आप दोनों बोलो कुछ खास दिखेगा, इसे मल्टीप्लाई सोचो, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आती है, 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन है तो टाइम लग गया, वो तो पता नहीं क्या झंझट है, वो तो बाद में दिखेंगे, अगर 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो 1 वेरिएबल पता है 2 वेरिएबल वाली में डालो, बचा हुआ सेकंड आ जाएगा, 2 आ गए तो 3 वेरिएबल वाली में डालो, बचा हुआ तीसरा आ जाएगा, समझते हो ना? तो ध्यान से देखो, ये 0 बैठी हुई है, आपने मल्टीप्लाई करना है, पहली मल्टीप्लाई कैसे होता है बच्चों, पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो बोलो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, 1 की x से मल्टीप्लाई x प्लस 1 की y से मल्टीप्लाई 1y, यानी y प्लस 1 की z से z, ठीक है। आप सारे बच्चे ऐसे पंगे चेक कर चुके हो, आपको आसान लगाओ, ऐसे एकदम से मल्टीप्लाई करने का पंगा मत लिया करो, ये प्रैक्टिस होने के बाद, जब तक कम प्रैक्टिस लग रही है, प्री मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर लिखो 3 रो है 3 कॉलम है, पोस्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो 3 रो 1 कॉलम है, इसका कॉलम उसका रो कट गया, मल्टीप्लाई होगा जरूर होगा, और आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, ताकि आपकी मल्टीप्लाई गलत ना हो जाए, कई बार क्या होगा, आनी तो यहाँ 3 रो 1 कॉलम है, तुमने ऑर्डर नहीं चेक किया, तुमने मल्टीप्लाई भी ठीक ही कर ली, लेकिन लिखनी जैसे कॉलम पर है, लिख दिया आपने, वो तीनों एलिमेंट रो पे चमका दिए, गया क्वेश्चन अब, और शुरू में ही ऐसे लगेगा सबसे आसान चैप्टर भी मेरे से बैठ नहीं रहा है, तो ऑर्डर लिखने में कोई बुराई नहीं है, आंसर का ऑर्डर 3/1 है, तो अब बच्चे को पता है ना, रो 3 आएंगी कॉलम 1 ही आएगा, ठीक है। खैर इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा, 1 इंटू जेड जेड हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा,
प्लस 1 इंटू जेड जेड हो जाएगा, इक्वल है 6 3 2, और इक्वेट मार दो भाई। मैं छोड़ना तो इसलिए ही चाह रहा था, 3 वेरिएबल इक्वेशन है, उसका तो कंसेप्ट ही अलग है, 5 नंबर का क्वेश्चन है वो, तो उसके लिए तो अभी हमने कंसेप्ट कहा ही नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली तीनों 3 वेरिएबल की नहीं है, एक 3 वेरिएबल की, एक 2 की बन गई, एक तो 0 ही हो गया था, एक 1 की बन गई, तब तो तुम्हें कुछ सिखाना नहीं है, जेड डालोगे वाई आ गया, वाई जेड डालोगे एक्स आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते रहना, बस जहां जहां मैं रोकूंगा वहीं रुकना है। आपका हो गया, बहुत अच्छी बात। और आगे चलो, कुछ पूछना बच्चे, मल्टीप्लाई पूछनी है, माइंड में कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, बोल लेना भी। तो यहाँ y प्लस जेड की जगह 2 इज इक्वल है 3, y इज इक्वल है 3 माइनस 2 1, z इज इक्वल है 2, y की जगह 1, z की जगह 2, x इज इक्वल है 3। किस पे अटके हो बताओ, कौन सा? ए स्क्वायर ए के इक्वल दिया हुआ हो गया बस। अच्छा ए क्यूब आया कहीं ब्रैकेट खोल के, मान लो आया ए क्यूब, तो ए स्क्वायर ए के इक्वल है, ए क्यूब पता नहीं, मैं देखा नहीं क्वेश्चन आगे, मतलब जो मुझे पता उसमें तो क्यूब होता था, इसमें नहीं है। ब्रैकेट खोल दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, माइंड में यही क्वेश्चन है ना कि लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना? तो सही फंसे हो, रुके रहोगे। वैसे लगेगा, लेकिन उसकी वजह मैंने अभी तक नहीं बताई है, क्योंकि कल अब एक बार क्वेश्चन में बात हो चुकी थी, फॉर्मूला नहीं लग सकता है। इस क्वेश्चन में बात करेंगे, लग सकता है, कंडीशनल कंडीशन है यहाँ पे लगने की, अभी बताऊंगा क्या है। अगला सोच लो इतनी देर में। हो गया बच्चों? कोई कर रहा है 10th? रुक जा भाई, बस देख लो, ध्यान से देख लो, ये तो कल हमारे एनसीईआरटी में हो गए थे। किसी कांस्टेंट की है, अब ध्यान देना, जैसे x यहाँ पर है, जिसके बीच में कोई साइन नहीं है, x और मैट्रिक्स के बीच में तो मल्टीप्लाई है, ये तो आपको दिख रहा है नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स है, और ये तो मैट्रिक्स साइन में नहीं है, कांस्टेंट है, स्केलर है। नंबर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी हो, जो बच्चे एब्सेंट थे कल ध्यान से सुन लो, नंबर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी हो तो नंबर एक ही बारी में मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, नंबर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो x की 1 से मल्टीप्लाई x, x की 2 से मल्टीप्लाई 2x, y की से मल्टीप्लाई करोगे 2y, y की 5 से करोगे 5y, इज इक्वल राइट साइड सेम। और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूं, वो नॉर्मल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, पहले में पहला ऐड कर दो x प्लस 2x, दूसरे में दूसरा ऐड कर दो, इज इक्वल है 4 9, और दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, करना मत बस इसे, तो बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। एलिमिनेशन मेथड जो आपने 10th में सीखा हुआ है, सॉल्व करके x आ जाएगा। ठीक है, आंसर बोलना बच्चों, क्या आया? बी, सबका भी आ गया? ठीक है, मार्क, आंसर मार्क करके छोड़ देना दोस्त, सारे छोड़ दो, सामने ध्यान से सुनो। सर आपकी वीडियो रुक गई। हाँ जी, फिर वीडियो कर रहा हूँ, बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो हमने अब तक नहीं पढ़ा है, इसलिए सभी बिल्कुल रोक दें। एक बारी कल मैंने काफी टाइम लगा के, कल या परसों की क्लास में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट बताया था। आप माइंड में सोच लो, 3 का नंबर सिस्टम पर मल्टीप्लाई पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जैसे थ्योरी से समझाया था। तो अगली प्रॉपर्टी, नहीं तो सारा टीचर रटाता है, मैं भी रटा सकता हूँ, किताब में लिखिए, मैं बोल दूंगा है प्रॉपर्टी लिख दो, क्वेश्चन फिर भी हो रहे होंगे, उतना मजा नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनना, हम कह रहे थे कि बस नाम से तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, बाकी जो कैलकुलेशन मैं पूछ रहा हूँ वो पता किसी को भी है पहले से। मैंने कहा 3 नंबर है मैट्रिक्स में, अभी हम नंबरों की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन है। मैंने कहा 3 की किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, कि पोस्ट मल्टीप्लाई करें कि प्री मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आए, लेकिन आंसर ना वापस 3 ही आना चाहिए, ऐसा नंबर बता दो, बोलो क्या? 1। इससे ही नंबर सिस्टम पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन पे नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। किसी भी नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज क्या होता है? 1। मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, उल्टा पुल्टा करके वही नंबर वापस आ जाएगा। ये बात क्लियर है भैया?
कोई दिक्कत है? अब मुझे बताना, एक आप मैट्रिक्स पे आ गई है, नंबर सिस्टम की बात थी, नंबर सिस्टम का मल्टीप्लाई ऑपरेशन पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक मैट्रिक्स है, मैंने नहीं पढ़ा आपको, आप सोचना ए की किस मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करूं कि प्री मल्टीप्लाई करूं कि वापस ए आ जाए। अगर ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल है तो उसे ए का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पर आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, मल्टीप्लाई पर। ठीक है भैया, तो ऐसे डायरेक्ट तो हमने अभी तो कुछ समझाया नहीं है आपको, लेकिन हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, उसमें आखिरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स से सेकंड क्लास होगा शायद, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भैया, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आंसर क्या आएगा? सेम, और वापस ये आएगा, वो क्या होता है? और कुछ नहीं होता, क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल, एक कोई भी मैट्रिक्स मान लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम फर्स्ट क्लास में सीख चुके थे, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर जितनी रो है उतने कॉलम है, जिसमें डायगोनल पर सारे 1 है और बाकी सारे एलिमेंट 0 है, डायगोनल लीडिंग एलिमेंट 1 है और बाकी सारे 0 है। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लाई पर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, बात को जाने मत देना, अभी सुनते रहना, बात खत्म नहीं हो गई है। पोस्ट मल्टीप्लाई करो कि प्री मल्टीप्लाई करो, मन हो तो भी करके देख लेना चाहे, वापस सेम यही मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आएगा ही आएगा। ठीक है भैया, तो यहां बच्चा कोई जो सुन रहा है ना और बड़ा शाना बच्चा बोलेगा भैया एक बात फेल हो गई यार, इस कंडीशन पे जाके फेल हो गई। कल हम कह रहे थे कि ए इंटू बी और बी इंटू एस होना सेम बराबर होना जरूरी नहीं है, मैट्रिक्स को उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करो तो बराबर आंसर आना जरूरी नहीं है, इसमें तो बराबर आ गया सर, ए इंटू आई और आई इंटू ए तो सेम ही आ गया, तो कंडीशनल आ गया, हमेशा तो नहीं होता ना, इस कंडीशन पे तो प्रॉपर्टी है और किसी कंडीशन पे प्रॉपर्टी नहीं है। एक ही किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे या प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज आपके पास क्या आएगा? ए आएगा। ये बात क्लियर है? ये मैथ्स की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे समझ लो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर में सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी जो प्रूफ होंगी, सबसे अच्छे फॉर्मूले जो प्रूफ होंगे सारे इस प्रॉपर्टी से होंगे। ठीक है, नए सिलेबस में इन्होंने एक पूरी एक्सरसाइज बनाई है एक क्वेश्चन की, जिसमें एक क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि ए आई इक्वल आई ए इक्वल आई। ठीक है, तो है तो कुछ ऑप्शन पूछिए। ठीक है, लिख लो प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स से एक और रैंडम मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ कि प्री मल्टीप्लाई कराओ, हमेशा आंसर क्या आता है? सेम आता है। भाई वीडियो जा रहा है आज तो बार-बार। ठीक है ना, मैंने इतनी देर में ऑनलाइन वाले बच्चे द्विशा और गौरांग सुनना, मैंने यही बोला है एक ही किससे पोस्ट मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई कराएं के आए, तो मैंने सीधा क्लेम किया कि ये एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे और बाकी सारे 0 होंगे। ठीक है, और मैंने कहा आप पोस्ट मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई करा के देख लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, साथ रहो, अभी और प्रॉपर्टीज चलेंगी, अगला क्वेश्चन नहीं हिलने जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी अगर करनी हो तो, लेकिन पेपर की नहीं तैयारी होगी, पेपर की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, जो चैप्टर किया, तो ध्यान से सुनना शुरू करो। अब मैं ये कह रहा हूं, कल एक और बात चल रही थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अलजेब्रा में तुम्हें हमेशा से पता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो मैट्रिक्स में हमने मना कर दिया था कि मैट्रिक्स में भाई a और b मान लो मैट्रिक्स है, तो उसमें भी ये फॉर्मूला ट्रू होगा क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा? तो मैंने कहा था नहीं होगा। ठीक है, उसकी वजह सुन लेना, एक बारी दोबारा से सुन लेना, एक बारी में भूल ही जाते हो आप बाद में, यार a प्लस बी की a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर वही बात आ जाए a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab तो सही है फॉर्मूला, प्रॉपर वो फॉर्मूला दोबारा बना के देख लो, लेकिन मैट्रिक्स के बारे में बना रहे हो। तो मैंने कल करके दिखाया था भाई, a की a से मल्टीप्लाई की a स्क्वायर, a की b से की ab, b की a से की ba और b की b से की b स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो आया जो हमें फॉर्मूला याद था, b स्क्वायर आया हमें फॉर्मूला याद था, लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई उल्टा पुल्टा नॉर्मल केस में, जनरल केस में जरूरी नहीं है सेम हो। ठीक है, अलजेब्रा नंबरों में तो होता है 2 इंटू 3 3 इंटू 2 बराबर, तो नंबरों में तो हम b इंटू a को ab कह के ab प्लस ab 2ab उसके लिए तो फॉर्मूला बोल देते हैं, मैट्रिक्स में नहीं बोल सकते।
क्योंकि मैट्रिक्स में दिए तो आप ए बी नहीं लिख सकते, सेम ही नहीं होना जरूरी नहीं है। और जब तक ए बी नहीं होगा ए बी प्लस ए बी टू ए बी नहीं होगा। यानी ये कल भी पढ़ा था, आज फिर पढ़ा कि ये फॉर्मूला सर मैट्रिक्स में तो नहीं लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। यहां तक बात क्लियर है, लेकिन कंडीशनल तो लग जाएगा। अगर यहाँ सेकंड मैट्रिक्स या दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तब लग जाएगा। वजह, जब आप यहाँ मल्टीप्लाई मारोगे, एक बार रफ ऊपर ऊपर से सोचो तो एक ए इंटू आई आएगा, एक आई इंटू, इस केस में तो अभी अभी आपने पढ़ा, कल तक नहीं पढ़ा था, आज अभी पढ़ा, ए इंटू आई या आई इंटू ए, दोनों ही क्या होते हैं, ए। ठीक है, दोनों सेम होते हैं तो फिर तो ऐड भी हो जाएगा ए प्लस ए टू ए। ये बात क्लियर हो रही है भैया? तो खैर अभी साथ रहना, जल्दबाजी नहीं करना, कुछ और प्रॉपर्टी की जरूरत है, मैं इसे आगे बढ़ाऊं उसके लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल देना भैया, 2x2 ऑर्डर का, एक बारी बोलो डायगोनल पे क्या लिखना है और बाकी सारे मेंबर। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कुछ और लिख लो, जैसे 3 ऑर्डर का लिख लो, 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3x3 कहना जरूरी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिख के राइट साइड बॉटम 3 लिख दो, तो मतलब 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 है, 3x3 ऑर्डर का लिखना है, डायगोनल पे 3 एलिमेंट 1 लिख दो और बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 है। ये 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 बारी मल्टीप्लाई कर लो, 20 बारी मल्टीप्लाई कर लो, वापस लौट के क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी मैं यहां फॉर्मूला लिख सकता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n ऑलवेज क्या होगा, आइडेंटिटी, जबकि n का मतलब क्या है, कोई नेचुरल नंबर। पावर कंप्लीट ही होनी चाहिए ना, 10 बारी मल्टीप्लाई किया, 20 बारी किया, लाख बारी किया, आइडेंटिटी को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई कर लो वापस आइडेंटिटी आएगा। ये कहानी क्लियर है? तो सिर्फ भी हर चीज में छोटी छोटी बातें चेक ही करा के दिखाऊं, टाइम भी खराब हो जाएगा। कहीं भी करना हो एक सेकंड लगता है, कोई 2x2 ऑर्डर का एक छोटा सा एग्जांपल चेक कर लेना, 2 बारी मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3 बारी करके देख लेना, बार बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ये बात क्लियर है भैया? ठीक है, अब ध्यान देना, एक और फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला हम रटते नहीं है, ध्यान देना, जो मैं करके दिखा रहा हूं, कह रहा हूं फॉर्मूला एज ए प्रॉपर्टी लिख लेना, याद मत करना इस वाले को, याद बस ये होना चाहिए। ठीक है भैया, ये तो हम करते ही हैं भाई, a प्लस आई का होल स्क्वायर आ गया तो भाई इस पे डायरेक्ट तो नहीं डाल रहे हम फॉर्मूला, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पता नहीं होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा भी कि नहीं लगेगा। हमने ब्रैकेट ही खोल दी है, बोलो a की a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, पहली बारी के लिए ब्रैकेट खोल दी है, आगे ऐसा नहीं करेंगे, a की i से मल्टीप्लाई ai, i की a से मल्टीप्लाई ia और i की i से मल्टीप्लाई i स्क्वायर। अब ध्यान दो, a स्क्वायर सेम लिखा, i स्क्वायर सेम लिखा और ia ai तो सेम ही हो जाएगा, पलट तो सकते ही हो, ये अभी पढ़ा a इंटू आई इंटू ए बराबर होता है, यानी इस आई को आप माइंड में स्विच करो, a इंटू आई, ए मत लिखो और ए आई प्लस ए आई क्या हो जाएगा, तो बोलो वही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लग पाया, कब लग पाया, जब इनमें से एक मैट्रिक्स क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं कितना पढ़ाऊंगा भाई, ये तो कितने भी क्वेश्चन दे देगा घुमा फिरा के, कल को ये बोल देगा a प्लस आई का होल क्यूब, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना रखा है, तुम्हें पता है a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, और a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला अगर इनमें से दोनों मैट्रिक्स अलग अलग होते और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना होता तो नहीं लगेगा वो फॉर्मूला, लेकिन एक भी मैट्रिक्स इसमें से आइडेंटिटी आ गया तो a प्लस बी का होल क्यूब जैसे ये फॉर्मूला लग गया वैसे ही वो भी लग जाएगा। यानी अब मैं इसको मतलब इसको मैं अगर 3 बारी मल्टीप्लाई करूं कितनी लाइनें लग जाएंगी, 6-7 लाइनें लग जाएंगी यहां तक लाने में मेरे को, तो मैं 6-7 लाइनें अफोर्ड थोड़ी कर पाऊंगा पेपर में, एक नंबर एमसीक्यू आएगा। तो आपने पढ़ ही लिया, दिमाग लगा ही लिया, तो a प्लस बी का होल क्यूब सीधा फॉर्मूला डाल दो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बस मुझे ये बता दो ये जो अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं ये कब लग पा रहे हैं हमारे पास किसी बायनोमियल में, किसी बायनोमियल में कब लग पा रहे हैं, जब बायनोमियल में जो 2 टर्म होती है उनमें से कोई एक टर्म क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बायनोमियल में जो 2 टर्म होती है उनमें से कोई एक को क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी। तो आप अलजेब्रा के फॉर्मूले लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। पकड़ गए सारी बात, बनाओ ये पूरा नोट। ये आज की क्लास की सबसे बढ़िया बात हो गई। तो क्वेश्चन हम कितने कम करेंगे ज्यादा करेंगे वो बात छोड़ो, अनकंपेरेबल सबसे बढ़िया बात होगी। आपने मैट्रिक्स स्कूलों में पूरा कर लिया होगा, देख लो सुना कि नहीं सुना। अभी बैच में, इस बैच में एडमिशन ओपन है, तो कोई भी बच्चा अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐड कराना चाहे तो कराना, लेकिन किसी अच्छे बच्चे को ही ऐड कराना जो फाइटर हो। अच्छे बच्चे का मतलब 90% नहीं, फाइटर हो, मेहनत वाला हो। नंबर तो हम खिंचवा लेंगे 90, वो हमें आता है।
पास करना बच्चे। वो नोट बनाने में एक बात की इंपॉर्टेंस होगी ना, जो मैंने आखिरी में लिखा, बायनोमियल का कोई भी फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब कब लगेगा, जब बायनोमियल में दो टर्म में कोई एक टर्म आइडेंटिटी हो तो लग जाएगा मैट्रिक्स में फॉर्मूला, वही वाला पुराना। वो नोट जरूर दे लेना, इशारा ही देना होता है ना, कहाँ थ्योरी व्योरी लिखोगे लंबी लंबी, इशारा दे दिया तो बस काफी है। हो गया, सबका नोट हो गया, कुछ पूछना है तो बोलो। अब देखो ये क्वेश्चन, अभी तो ऐसे रटाना से पड़ता, ठीक है भैया। अब अपन लॉजिकली कर पाएंगे, थोड़ा बार बार बोलते रहना, क्योंकि एक चैप्टर जब छूट जाता है तो उसके बाद 3-4 महीने बाद आसान चैप्टर बार बार करने का मन भी नहीं करेगा, तो 3-4-5-6 महीने बाद भी इजीली इतनी पढ़ाई में तैयार हो जाए, याद आ जाए, तो बोलना शुरू करो जरा, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे माइनस इधर 3 लिखा है, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, और एक गिवन दे रहा है भाई, हम तुम्हें बता रहे हैं ए स्क्वायर एक इक्वल है, बड़ी फेमस क्वेश्चन है 1 मार्क का, ठीक है। तो बोलो फॉर्मूले से ब्रैकेट खोल सकता हूँ कि नहीं, वैसे तो मैट्रिक्स अलजेब्रा पर अलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं लगते, लेकिन बायनोमियल में कोई एक टर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई दो टर्म में से, तो पक्का अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 के आई इंटू ए से मल्टीप्लाई माइनस एज इट इज। सर अब क्या करेंगे, आप बोलो भैया आइडेंटिटी को कितनी भी बारी मल्टीप्लाई करो क्या आता है, ठीक है सर ए स्क्वायर का क्या करेंगे, ऐड माइनस नहीं होंगे जब तक सारे एक जैसा ना हो, तो उसने खुद ही कह रखा है ए स्क्वायर किसके इक्वल है, तो लिखो ना ये प्रॉपर्टी आपने अभी अभी पढ़ी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आई का मतलब और कुछ नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि ए से प्री मल्टीप्लाई करे के पोस्ट आंसर तो सेम आता है और ए आता है, ठीक है भैया, यानी आइडेंटिटी इनटू ए को आप ए लिख सकते हो, माइनस क्या हो गया 3a, 2a प्लस ए 3a, 3a माइनस 3a कट गया, बोलो आंसर क्या आया, ठीक है भैया। यहां पर इस 1 को आई बना लेना, ए पार्ट आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलो, जरा भी दिक्कत लग जाए तो जरूर कहना, है कोई कंफ्यूजन, जो भी तेज पढ़ रहे हैं वो अगला क्वेश्चन फटाफट सोचते जाओ। आप इसलिए तो बहुत अच्छे नंबर कभी नहीं लाने वाले कि आप हर चीज समझ लेते हो, आप कोई भी नई चीज खुद ट्राई मारते हो ना हो, कोई भी नई चीज खुद ट्राई मारते जाते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने आप में इंटेलिजेंट हो, तो जैसे ही आपका हो गया फटाफट से अगला क्वेश्चन करो, अगला करो, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आते रहो। ट्वेल्थ, दो तरीके आप सबने मेरे को बताने हैं, सोच के सामने देखो, नॉर्मल नॉर्मल दो तरीके पॉसिबल है, बोल रहा भाई इसकी वैल्यू बता दो, एक बिल्कुल बेसिक, आपको बहुत ज्यादा रूल मान लो, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई वैसे तो ए इंटू आई इंटू ए ही हो जाता है, आई स्क्वायर आई हो जाता है, तो एक शाना बच्चा हो सकता है भैया आप तो प्रॉपर्टी पता है, मैं क्यों ए और आई, देखिए ए मैट्रिक्स मुझे पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर हम लिख सकते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लेकिन आप पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन करने जा रहे हो तो बच्चा बोल रहा है किस ऑर्डर के लिखो, तो इस चीज की वैल्यू तो तभी आएगी ना। यहाँ थोड़ा सा भैया ये पीडीएफ डाउनलोड करके चैट जीपीटी से कन्वर्ट करा रखी है सारी एडिटेबल टेक्स्ट में, तो कन्वर्ट करते हुए कुछ तो चीटिंग करता है ना ये, ठीक है, अभी इतना एडवांस नहीं हुआ ना, ठीक है, तो कहीं कहीं मेरे को अपने पेन चलाने पड़ेंगे, खैर सुनते रहे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए मैट्रिक्स आप भर दो, कोई बच्चा बोले प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी छोड़ो, ए डालो आई डालो, सारी कैलकुलेशन कर दो, आंसर हो जाएगा, भाई ठीक है, पहला तरीका यही है, लेकिन आप पहली बार ही कर रहे हो तो आप ये नहीं कहोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किस ऑर्डर का डालें, तो बोलो वो अथॉरिटी से इस पूरे का आंसर पूछ रहे हैं ना आपसे,
और पूछ रहा है यानी माइनस डिफाइंड होगी दो मैट्रिक्स की, तभी तो आंसर आएगा। और दो मैट्रिक्स प्लस या माइनस कब होती है, जब उनके ऑर्डर सेम। तो एक ऑर्डर तो भाई तुम्हें पता है 2/2, तो अब आई का अपने मन से कुछ भी ले लोगे या 2/2 ही लोगे, ठीक है। तो ये पहली बार ही बोला हमने। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मेरे को अपने मन से ही लेनी है, लेकिन प्लस माइनस जब कराना ही है तो सेम ऑर्डर की तो लेनी पड़ेगी। ये बात क्लियर है भैया। तो एक तरीका ये हो सकता था कि भाई मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखूं, ऊपर ऊपर से सुन लेना, इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि माइनस डबल ऑफ आई, आई मैट्रिक्स आपको पता है कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई होता है, 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब सबसे मल्टीप्लाई कराओगे 2 को तो ऐसे 2 0 0 2 आ जाएगा। ये चीज अलग निकाल लो, फिर ए माइनस ये निकाल लो, 3i निकाल लो, फिर जो मैट्रिक्स आएंगे उन्हें आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई, आंसर तो आ ही जाएगा। सर टाइम नहीं खराब हो जाएगा, हर चीज वैल्यू कर रहे हो आप बताओ। जिसपे मशीन हमारे पास है, जिसपे फॉर्मूला हमारे पास है, उसमें हम वैल्यू क्यों डाल रहे हैं, फॉर्मूले से बात बनाओ, ठीक है। ब्रैकेट खोल लो सर पहले, तो बोलो ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। अब एक बात और ध्यान से सुनना जो अभी तक नहीं कहा, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं पहले, बोलो ए इंटू बी, बी इंटू ए कभी भी इक्वल होना जरूरी है या ये प्रॉपर्टी नहीं है? ए और बी कोई रैंडम मैट्रिक्स है, अलग अलग मैट्रिक्स है सर, ये उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई इक्वल होना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ए की ए से मल्टीप्लाई कराऊं तब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉम्पिटिटिव है, और इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत लगती ही नहीं है, क्योंकि इसे पलट भी दोगे तो बात तो अलग है ही नहीं, तो भी ए इंटू ए ही है। तो दो चीज हम नहीं कह रहे, देखो मैं पिछला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन मैंने अभी तक एक बार भी नहीं कही थी, और तुम शाने हो, तुमने अपने आप ही समझ ली। सर ए इंटू ए में ए स्क्वायर कैसे हो गया, ए इंटू ए या पलट के भी ए इंटू ए बात तो सेम ही होती है, तो ए स्क्वायर तो बनेगा ही, कैसे भी कर लो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ए की -3i से मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा, सारे बोलो या गलती करोगे आप? 3 कॉन्स्टेंट तो जहां मर्जी लिख दो, लिखना क्या चाहिए आपको, ए इंटू आई, पहला मैट्रिक्स ए है और बाद वाला आई है, ये बात अलग है, आपको पता है ए आई या आई ए क्या होता है, सेम। उल्टा भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर नहीं काट सकता कोई, लेकिन मैथ्स करने की आदत बर्बाद कर दोगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स पहले है वो पहले लिखना चाहिए, जो बाद में है वो बाद में ही लिखना चाहिए। हाँ तुम्हें प्रॉपर्टी पता है, तुम समझ से लिख रहे हो सर ए आई आई ए सेम है, तब लिख रहे हो तब कोई बात नहीं, ये बात क्लियर है। आगे फिर -2i की ए से मल्टीप्लाई, -2i इंटू ए, माइनस माइनस ये हो गया +3i², और ये पिछली बारी की तरह हुआ भाई, ए की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी की ए से, आएगा तो ए, ठीक है भैया, आएगा तो ए, +6 इंटू आइडेंटिटी को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, आइडेंटिटी, और प्लस माइनस कर लो, ये a² -5a + 6i, ऐसा कुछ बन गया। अब बस मैं a² निकालूंगा, 5a निकालूंगा, 6i निकालूंगा, और सारे यहाँ डालकर प्लस माइनस करा दूंगा। जिसको लगता है कि वो कर सकता है सिर्फ वो शुरू करना, बाकी देखते रहना। कोई कंफ्यूजन है तो पहले बोलो, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो पहले बोलो, आगे देख लेना एक बार, आगे देख लेना जब तक कंफर्टेबल पॉइंट ना आए, जब तक आप करने लायक ना मिल जाए। a² निकालना है भाई, अब तो इसकी वैल्यू तभी आएगी ना, ये और रिड्यूस होने से सब अलग अलग चीजें प्लस माइनस अब तो नहीं कर पाऊंगा, अब तो मेरे को सारी वैल्यू भर के देखना पड़ेगा इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर आया, ठीक है भैया। तो ध्यान देना, a², ए मैट्रिक्स है 4 2 -1 1, और किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है तो उसके एलिमेंट का स्क्वायर नहीं होता, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। मल्टीप्लाई अभी बताई थी कैसे होती है, रो की कॉलम से। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्री मैट्रिक्स का भी ऑर्डर लिखो, पोस्ट का भी ऑर्डर लिखो, इसका कॉलम उसका रो सेम है, होगा मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर, ये बचे हुए नंबर 2/2 आने जा रहा है, हमें पता है, 2 रो 2 कॉलम आने जा रहे हैं। पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो, नहीं करो, पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 4 4 16, फिर प्लस या माइनस, वैसे तो प्लस लिखते हैं लेकिन 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2 आ रहा है, तो प्लस माइनस -2 ही हो जाएगा। ये कहानी क्लियर है नहीं? अब पहली रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, 4 2 8 +2 1 2, इस पे कंफ्यूजन आ रही है तो बोलना थोड़ी सी। फिर अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, रो की कॉलम से -1 की 4 से -4, फिर +1 की -1 से -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, -1 की 2 से -2, +1 की 1 से 1। कोई कंफ्यूजन है तो कहना, देखते रहिए। 16 -2 हो जाएगा 14, 8 + 2 हो जाएगा 10, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -1, आ गया स्क्वायर मेरे पास, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहां भर देता हूं, 14 10 -5 -1, a² आ गया, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा सा बीक में अटक रहा हो ना, ये 5a कैसे आएगा, तो कोई खास बात नहीं हुई, जैसा हम कल कर रहे थे यार, 5 की a से मल्टीप्लाई कराओ, ए मैट्रिक्स है, 5 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ, आ जाएगा 5a,
बस ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, 5 कांस्टेंट है, ए मैट्रिक्स है। और कांस्टेंट की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे होती है? कांस्टेंट एक ही बारी में सारे मेंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 4 20, 5 2 10 -5 5। ठीक है, ये मेरा 5 आ गया। अब बच्चा मेरे को कह रहा है भैया 6 आई कैसे आएगा? 6 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक मिनट, सारे बच्चे सामने देखना, या मैं कह चुका था, दोबारा सुन लीजिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजुअली जब हमें कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है तो हम कौन से ऑर्डर के लिए, उसने नहीं बताया ना, लेकिन एक बार ही बताओ, ये प्लस माइनस तो करना ही है, जब भी तो आंसर डिफाइन होगा। और प्लस माइनस होगा कब? जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन ऑर्डर का लिखे, है ना। तो इनके ऑर्डर 2 by 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का लेना पड़ेगा? 2 by 2 का। करते रहिए। तो 6 आई निकाल रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 by 2 ऑर्डर में डायगोनल का एलिमेंट सारे 1, बाकी सब 0। ठीक है, और 6 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा ये आ गया 6 0 0 6। 6 से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से सबकी मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई मेरे पास +6 0 0 6। और अब मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। तो देखो ध्यान से, अब बहुत सारे मैट्रिक्स प्लस माइनस कैसे होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग प्लस माइनस होता है। A1 1 1 1 1 1 वही प्लस माइनस होंगे बाहर वाले साइनों के साथ। तो देखो 14 -20 बाहर वाला साइन जरूर ले लेना। -6 + 6 0, 10 - 10 0, 0 + 0 0, -5 - +5 0, 0 + 0 0, -1 -5 -6 + 6 0। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? आ गया जीरो मैट्रिक्स। सामने देखना भैया, सामने देखना। जो जीरो मैट्रिक्स आ गया उसको मैं इसमें, मतलब कहने को कोई कोई टीचर कह देते हैं जीरो मैट्रिक्स से लिखते हैं, जीरो से ही लिख देते हैं जीरो मैट्रिक्स को। थोड़े बेटर शब्द है ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ये वही ऑप्शन है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है कह दो, आगे निकल जाना जिनका हो चुका है। जितना हमने पढ़ा है सब उसी पे लगभग लगभग आराम से बनता जा रहा है, और ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन हमारे होते जा रहे हैं। बस इसमें इस साल के बोर्ड के 4 क्वेश्चन आए थे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के, जिसमें से 5 आए थे। 4 क्वेश्चन 1 मार्कर थे, एक 5 मार्कर था। ठीक है, वो सेम नहीं लिखे, बस हमने बाकी तो सारे डाल दिए, और उसमें से एक नहीं कवर हो रहा, बाकी सारे इस असाइनमेंट में ऑलरेडी। एक नंबर ऐसा आ गया था, आसान ही था वो भी। सेम आएगा। प्लस माइनस तो कॉम्पिटिटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, कॉम्पिटिटिव नहीं, एसोसिएटिव। दोबारा बोलो, a² इंटू ए। हाँ, इसको ऐसे समझ लो ना, a इंटू ए। अब कहीं भी a² कर लो, पहले दो को बोल दो, दूसरे दो को बोल दो, आंसर तो एक ही भी आएगा। a को 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे। 13। अब सामने एक चीज ना आप सबको बड़े जोरों से समझनी चाहिए भैया, 12th में तो इस साल ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 10th में हो गया, और बड़ा अच्छा में एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे सिलेबस अपग्रेड कर रहे हैं ना, एक्चुअली एनईपी लॉन्च हो रहा है, तो एनईपी लॉन्च हो रहा है तो छोटी क्लासों से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। इन्होंने इस बारी 10th में ऐसा कर दिया जो पिछले 30-35 सालों में कभी नहीं हुआ, पूरा पेपर का पैटर्न बदल दिया। पैटर्न क्या? सिलेबस वही, सब कुछ वही, लेकिन किसी भी किताब में 1000 किताबें आउटपुट आके देख लो, सेम क्वेश्चन आपका 10th में आ गया हो, 1000 किताबों से आना चाहिए ना, कहीं ना कहीं से तो आता ही है ना, सेम क्वेश्चन कोई नहीं है। ठीक है भैया, सारे नए क्वेश्चन है, तो बच्चों को सोचना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो अच्छी पढ़ाई करके गया वो तो बड़ा कंफर्टेबल है, बल्कि वो तो राजा है, क्योंकि उसके सबसे बढ़िया नंबर आएंगे कंपैरिजन में। और जो 2-3 किताबें घोट के गया बस क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, और उसको सेम क्वेश्चन ध्यान आ जाता है तो कर लेता है, नया आता है तो दिमाग ही नहीं चलता। ऐसे हम सब भी हो जाते हैं अगर हम सब सिर्फ टीचर को सुनते सुनते रह जाए तो। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपने पढ़ाई थोड़ी कर रखी है ना, आपने किताबें देखी है, तो आपको हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ये मान के इस साल के पेपर मेरे ऐसे ही होंगे, सीयूटी तक भी ऐसा ही होगा। पहले खुद ट्राई करना, हर बच्चा ट्राई कर सकता है, जब जल्दी से ट्राई करो, और थोड़ा बेहतर है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी पढ़ाई करके भी बोर्ड में गए तो 20% पेपर तो ऐसा आएगा ना जो लगा सर थोड़ा सा अलग था, आपने भी खूब पढ़ा, हमने भी खूब पढ़ा, फिर भी 20% पेपर अलग था। तो उस दिन अलग क्यों लगा? पूरे साल हम क्या मेहनत नहीं कर सकते थे उस चीज की?
वही मेहनत है, एक बार ट्राई मारो अच्छे से किस किस से हो रहा है, जरा हैंड रेस कर देना सर हो गया, एक से दो, तीन, थोड़ा भी लगे गलत सही हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, एक बार अच्छे से ट्राई मार लो, भागने से कुछ नहीं होगा, बीच बीच में रुक के अपने को एनालाइज करना है, नई बात है, थोड़ा सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे अपने आप को मारो पकड़ के, ऐसे कैसे नहीं हो रहा, क्यों दिमाग नहीं चल रहा, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7, 7.5, सी ऑप्शन है, सी आंसर। चलो देखो, इससे ज्यादा टाइम मत लो, पेपर में नहीं मिलेगा इससे ज्यादा टाइम, इतना में हो जाना चाहिए। और अभी देखना, तुम्हें लगेगा सर मैं नहीं कर पाया, थोड़ी सी नई बात है, नहीं है नई बात भाई, इवन ये बच्चा अभी आके बैठा है, इसने कोई पहले भी चैप्टर नहीं सुना हुआ, ये भी कर सकता है अपने आप से, अगर सही फाइटर बन जाए तो। सामने ध्यान दो, उसने बोला ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है, सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। कईयों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा कि करना क्या है, ऑर्डर तो हम लिख ही सकते हैं। फिर उसने बोला देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, नीचे कौन सी चीज डिफाइन नहीं होगी भाई, कहीं कुछ मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, कहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिफाइन नहीं होगी कि मतलब ऐड हो सकते हैं, इन ऑर्डर पे ऐड हो सकते हैं, तो ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है, उस पर क्वेश्चन फंसेगा यार, वो भी बोलनी पड़ेगी अब, ठीक है भैया। पहले इसको छोड़ो क्योंकि हर बच्चा तो कर ही नहीं सकता था, पहले लिखो एक हेडिंग, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हर बच्चा नहीं कर सकता, तो भाई एक शब्द तो मैंने बताया नहीं, मेरा अभी ध्यान गया, हमें तो ऐसा लगता है ना सब कुछ हो ही चुका है। पहले एक प्रॉपर्टी सुन लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बोलना शुरू कर चुके हैं, खत्म तो करना ही होगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हेडिंग लिखी, पहले ट्रांसपोज को समझेंगे होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ए, किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है बाद में बता रहा हूं, एल्जेब्रिकली लिखते कैसे हैं, ए के ट्रांसपोज को ए की पावर वाली जगह पर टी लिख दो, तो इसे रीड किया जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए ट्रांसपोज को लिखना है तो ए के ऊपर एक साइन डाल दो, ए बार वाला डैश वाला, तो इसे भी ट्रांसपोज ऑफ ए पढ़ा जाता है। सर होता क्या है, एग्जाम्पल, अगर ए मैट्रिक्स मान लीजिए मेरा ए मैट्रिक्स 3 2 1 1 0 3 ऐसा कुछ है, और मैंने कहा बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालो, सिंपल सी बात, सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। जैसे ये पहली रो है, इसका पहला कॉलम बना दो, ठीक है, रोज को अगर हम कॉलम में इंटरचेंज कर दे, दूसरी रो है, दूसरी रो, उसका दूसरा कॉलम बना दो, ठीक है भैया, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसे ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज, सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन बात तो इतनी आसान है, नंबरों वाले क्वेश्चन हो तो इसके अलावा हमारे पास कुछ है, यूं ही हो जाता है चुटकी बजाती, ठीक है भैया। लेकिन पहली बार ही पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाना आसान होता है, इसलिए एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, लेकिन थियोटिकल कोई प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन आ गए, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन पेपरों में तो आते ही है, तो एक बार ही ध्यान देना, जब हम शुरू से क्लास पढ़ते आ रहे हैं तो मैं कह रहा था मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एआईजे से, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट तो कितने भी हो सकते हैं, कभी 4 कभी 6 कभी कितने भी, ठीक है, एआईजे से रिप्रेजेंट करते हैं, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम क्या लिखते हैं, एम बाय एन, तो मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलूंगा तो ये बोलूंगा, अब मैं बोलूं स्टैंडर्ड फॉर्म में ए का ट्रांसपोज क्या आएगा वो बता दो भाई, तो बोलो सारे अपने आप से बोलो, मैंने तो नहीं बताया, आप थोड़ा सोचो क्या आएगा, बोलो ऑर्डर सेम रहेगा या चेंज होगा, पलट जाएगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/3, 2 रो 3 कॉलम, जब आपने रो के कॉलम करें तो पलटेगा भाई, चेक कर लो, 3 रो 2 कॉलम, तो एक बात तो सर अगर थियोरेटिकली आप इसको बताना चाह रहे हो ट्रांसपोज को, तो बच्चा मेरे को ही सिखा देगा, एम बाय एन को आप क्या लिखो, एलिमेंट बता दो, वही रहेंगे, वो भी पलट जाएगी पोजीशन। थोड़ा सोचो, जैसे ये एलिमेंट है 1 1, जब आपने रो का कॉलम बनाया तो ये 1 1 ही रहा, तो बच्चे को लगा पलटा नहीं है, जबकि 1 1 का उल्टा भी क्या होता है 1 1। फिर ये कौन सा था 1 2, ये आपका यहाँ आ गया, ये 1 2 पोजीशन है 2 1 है, ये 1 2 पोजीशन थी, पहली रो दूसरा कॉलम है ना, और ये कहां आ गया देखो, दूसरी रो पहला कॉलम 2 1, यानी पोजीशन भी सारी पलट गई, यानी पक्का अगर ए मैट्रिक्स ए आई जे उस ऑर्डर इज एम बाय एन, तो उसका उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई, ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा एन बाय, ट्रांसपोज जब आ जाता है तो फिर पूरी मतलब 1 घंटे का पूरा एक टॉपिक है ये, वो मैं अभी नहीं शुरू कर रहा, मेरा एक क्वेश्चन चल रहा है, मैं पहले वो खत्म कराऊंगा, फिर उसके बाद आज की क्लास में हम ट्रांसपोज को बढ़ा देंगे,
ठीक है जी, पहले आप इतना लिख लीजिए, किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो बोल दीजिए कि ट्रांसपोज कहते हैं किसे है। गिवन मैट्रिक्स में रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ओरिजिनल का ट्रांसपोज है। इसके प्रॉपर्टीज, ये फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और इजी बात बनेगी, वो इसके बाद पढ़ते हैं। पहले एक क्वेश्चन कर लें। अब ये क्वेश्चन सोचा जा सकता है भाई, अभी से तो पहले सोचा नहीं जा सकता था। जिन बच्चों ने, 4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने बोला मेरा हो रहा है, उन्होंने पहले से ट्रांसपोज उनको पता है तो वो सोच पाए होंगे, नहीं तो कैसे सोचते। अब आ जाओ सारे बच्चे, अब पेन मत चलाना, अब ध्यान से सुनना। उसने बोला भैया इनमें से कौन सा डिफाइन नहीं है। डिफाइन में मतलब कहीं कुछ ऐड भी करना है, फिर कहीं कुछ मल्टीप्लाई भी करना है। तो भैया अब मैट्रिक्स तुमने नंबरों में तो दिए नहीं, ऑर्डर दिए हैं। हमें पता है 2 मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं, जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम। हमें पता है 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम। इतना ही चेक करना है ना। और 1 मार्कर में मान लो ये मेरी ऑप्शन नहीं बनी, ये फेल हो गई तो दूसरी चेक करनी पड़ेगी, दूसरी फेल हो गई तीसरी, और मान लो चौथी मिले। टाइम भी तो लगता है ना इन चीजों में, तो बार बार मैं बहुत फेयर नहीं लिख रहा, इसी में चेक कर लेना और मेरे को बुलवाना। बल्कि एक बार ही बताओ ए का ऑर्डर क्या है, और बी का तो 3/2 है, तो बी ट्रांसपोज का 3/2 रहेगा या 2/3 हो जाएगा, यानी बी ट्रांसपोज का यही लिख दो 2/3। ठीक है, और सी का बोलो ऑर्डर क्या है। अब बस तुम देखो ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता कि ये दोनों ऐड हो जाए और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, इतनी जल्दी क्या है, रुक तो जाओ, ऐसे कुछ भी थोड़ी बोल देते हैं। ठीक है भैया, पहली बात ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे। ठीक है भैया, क्यों ऐड होंगे बोलो, क्योंकि इनके ऑर्डर। ठीक है, 2/3 2/3, और 2 मैट्रिक्स ऐड होकर भैया जो भी बने ए प्लस बी ट्रांसपोज, आंसर का ऑर्डर बदलेगा या वही रहेगा, यानी आंसर का ऑर्डर 2/3 रहेगा। और पहले सी मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर क्या था, 3/3। अब बोलो इसकी इससे मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई कब होगी, जब कॉलम किसके बराबर हो, रो के। कॉलम रो के बराबर, यानी ये मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, यानी ये कैलकुलेशन डिफाइंड नहीं है। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। एक बार फिर से, एक ऑर्डर क्या था, सिंपल, दोबारा सोच लो जिसको थोड़ा सा पता है। बी ऑर्डर 3/2 है तो ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, 2/3, पलट जाएगा। ऐड हो जाते हैं मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम और आंसर का भी ऑर्डर वही आता है, यानी ऐड होकर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर तो 2/3 आएगा, और प्री मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई तो तभी होंगे जब इसके कॉलम इसके रो सेम हो, वो तो सेम नहीं है, यानी ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन अभी ये मत मानना कि ऑप्शन एक ही होगी। ठीक है भैया, मैंने कहा चैट जीपीटी का चमत्कार चल रहा है तो सारे चेक कर लेते हैं एक बार ही ना। ठीक है, क्या पता एक दो और ऑप्शन हमें ठीक मिल जाए। ठीक है, अब इस पर आ जाओ सर, सी इंटू ए प्लस, सामने देखते रहो, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सी इंटू, सारे बच्चे बोलो ए का ऑर्डर क्या था। अरे बोलो बिना नहीं होगा, फंस जाओगे बाद में आप। बी का 3/2 है तो बी ट्रांसपोज का बोलो 2/3। ठीक है, अभी अंदर वालों के ऑर्डर लिखे मैंने, खाली इसी को देख लो, पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। बोलो 2 ब्रैकेट कब ऐड होंगे, जब उनके ऑर्डर, यानी ऐड तो हो जाएगा। ये चीज तो डिफाइन है, और ऐड होके ऑर्डर लगाएगा, ये यही आएगा, यही आएगा। तो इसको बाहर लिख लेता हूं माइंड में एक बारी, इसको बाहर लिख लेता हूं। ए प्लस बी ट्रांसपोज का तो 2/3 आएगा, लेकिन बाहर ए प्लस बी ट्रांसपोज है, उसका भी होल ट्रांसपोज है, तो होल ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3 या 3/2, फिर पलट जाएगा। ट्रांसपोज होने में तो रो का कॉलम कॉलम का रो होता है। यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी। और इसका ऑर्डर 3/2 है तो भैया सी का ऑर्डर क्या था, और ध्यान से देखना कॉलम रो सेम है, यानी ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, यानी ये वाला डिफाइंड है और ये वाला नॉट डिफाइंड है। अब बी एसी ढूंढते हैं। बी के ऑर्डर थी 3/2, ए के ऑर्डर थी 2/3, और सी के ऑर्डर है 3/3। ठीक है भैया, बहुत सोच के बताना, ये क्वेश्चन हो जाएगा वो छोड़ो आप, ऑर्डर की कहानी बेकार है, भी बोल देंगे। मैं कुछ और क्वेश्चन भी कवर कर लेता हूँ। क्या मेरे को बी इंटू ए इंटू सी करना है, क्या अपने मन से मैं बी ए को ए बी लिख सकता हूँ, ए मैं पहले लिख दूं बी बाद में लिख दूं, ऐसा नहीं कर सकता। ये बात पक्की है ना। ठीक है, दूसरी बात सुनना, जो मैं कल समझाना चाह रहा था, पता नहीं कितनी तैयार हुई नहीं हुई। जैसे 3 मैट्रिक्स कल को तुम्हें मल्टीप्लाई करने हैं, तुम्हें पता ऑर्डर तो आगे पीछे नहीं कर सकते तुम। एक बच्चे ने तो पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया,
और किसी दूसरे बच्चे ने पहले सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई किया और बाद में बचा हुआ मल्टीप्लाई किया, आंसर अलग आएगा या सेम आएगा? क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉम्पिटिटिव तो नहीं होती लेकिन एसोसिएटिव होती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मतलब उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई तो सेम नहीं होता, लेकिन 3 की मल्टीप्लाई करनी है, पहले 2 मल्टीप्लाई करे फिर तीसरा करा, या बाद के 2 करे फिर पहला करा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ये बात क्लियर है भैया? तो बच्चा कोई कह सकता है ना मैं तो ऐसे चेक करा दूं, देख बच्चा पहले ये वाला मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, तो बच्चे ने कहा भैया देखो ये कॉलम रो कट गए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और बी की ए से मल्टीप्लाई होकर ऑर्डर क्या आएगा 3/3, फिर सी से कर रहा हूँ, यहाँ भी कॉलम रो कट गए तो फिर बी ए सी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका ऑर्डर भी क्या आएगा 3/3, ये तो डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे दिखा दिया है डिफाइंड बेटा, अब वो कह रहा है भैया पहले इसको नहीं कर लो, हम कर सकते हो, बात वही आएगी, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एसोसिएटिव तो होती है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट जाएगा, 2/3 ऑर्डर आ गया, 2/3 में 2 से 2 कट जाएगा 3/3, फिर वही 3/3 ऑर्डर आ गया, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यहाँ पर ये डिफाइंड है इन ऑर्डर। ठीक है भैया, डी ऑप्शन पर आ जाओ, सी का ऑर्डर 3/3 है, ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ऐसा बहुत कुछ रहता है पेपरों में, तो इसको ध्यान से देखते रहना। बी का ऑर्डर 3/2 है, प्लस ए ट्रांसपोज का ऑर्डर आप बता दो, ए का 2/3 है तो उसके ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा 3/2। अब बोलो यहाँ तो मल्टीप्लाई करने हैं, और बॉडमास रूल पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में ऐड होता है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा क्या होगा सर, कॉलम रो सेम होगा तो हो गया, चलो आंसर का ऑर्डर सी इंटू बी का ऑर्डर क्या आएगा 3/2, प्लस ए ट्रांसपोज इसका ऑर्डर 3/2, ऑर्डर क्या है दोनों के सेम तो ऐड भी हो जाएगा, यानी ये भी क्या है डिफाइंड, यानी ऑप्शन कौन सी निकली? सारे सोच के थोड़ा लिख के करना है, सीधा ए पे मार्क मत लगा देना। अब बताओ किसने ठीक सोचा था, जिसको प्रॉपर्टी पता थी ट्रांसफर की वही सोच पाया होगा ना, पता था ना ट्रांसफर आपको, तो क्यों मारती? अच्छा सेट चैप्टर, वो फिर दोबारा सोच लो भाई, वो तो जुगाड़ हो गया फालतू का, कॉम्प्लीमेंट मान लिया था क्या आपने भी, क्या आपको ट्रांसफर होता था? सोचो, 2 मिनट रुक गया मैं फटाफट से। ट्वेल्थ का नया ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, ताकि कोई भी आगे मैसेज वगैरह देने हो, कोई असाइनमेंट शेयर करना हो तो हो पाए। 1 मिनट, सारे बच्चे ये नंबर दोबारा से लिख लो, इसी पे थोड़ा ऐप हमारा और बेटर हो गया है, तो ऐप का लिंक दोबारा मिलेगा, दोबारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें फिर इस साल का, पिछले साल हमने वीडियो पोस्ट करने छोड़ दिए थे, पिछले साल हम 11th में लास्ट में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अगर ध्यान दिया हो 3 महीने की वीडियो हम डाल ही नहीं रहे थे, इस साल फिर हम डाल रहे हैं और बहुत बेटर करके डाल रहे हैं, वीडियो का फुल सपोर्ट आपको रहेगा। ठीक है भैया, लेकिन हमारी मर्जी है, ये मत कहना कि हमने फीस वीडियो की लेट दी हुई है, जब तक मैं 9 का देंगे नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अभी बहुत बेटर करके आपको वीडियो दे रहे हैं, तो ऐप भी इंस्टॉल होगा, उस पर सारे वीडियो भी मिलेंगे, जिसके पास नंबर नहीं है नंबर सेव कर लो। सारे बच्चों को आज पूरे बैच को, पुराने हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपना नाम क्लास सब्जेक्ट, नाम क्लास सब्जेक्ट 3 चीजें लिख के मेरे को व्हाट्सएप मैसेज देना है। ठीक है, ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक, साथ सभी बच्चों ने एडमिशन फॉर्म की फॉर्मेलिटी अगले 1-2 दिन में जरूर पूरी कर लेनी है, एडमिशन फॉर्म की। ठीक है, फीस आपका 2-4 दिन और जब मानो तब दे देना, एडमिशन फॉर्म की फॉर्मेलिटी सबकी पूरी हो जानी चाहिए। जैसे जैसे आपका एडमिशन फॉर्म हमारे पास आता रहेगा वैसे वैसे आपकी ऐप एक्टिवेट होती जाएगी। लो भाई अटेंडेंस फिल कर देना। बोलो, कोई कंफ्यूजन आ रही है तो बोल लो भाई। करना क्या वो नहीं बोला, जाने दो, हमें भी नहीं पता। ए बी प्लस एक्स वाई निकालना होगा शायद, तो एक एलिमेंट आ जाएगा, एक आ जाएगा, हाँ एक आ जाएगा, ए बी प्लस एक्स वाई निकाल लो, मैच हो जाएगा, इंटू बी प्लस एक्स इंटू वाई। अगली शीट पे तो चलो करो ऐसे करो।
हो गया, हटाओ, किसी ने पूछना है? जबरदस्त बच्चों रोकना मत, आगे जरूर चलना भाई। चलो पहले ट्रांसपोज के काम पूरे करते हैं, ठीक ठाक टाइम सब बचा हुआ है। अब असाइनमेंट छोड़ दो, हम वापस एनसीईआरटी पे जा रहे हैं। असाइनमेंट यही रोकना है, आज का होमवर्क पहले, आज का होमवर्क सुन लो। अब आपने कहां तक असाइनमेंट ट्राई करना है, एक बार क्वेश्चन नंबर 16 पूरा नहीं लिखा, इसमें आप अपने असाइनमेंट में लिख लो फाइंड देन फाइंड ए बी प्लस एक्स वाई। और ये मैं तुक्का मार रहा हूं, मुझे भी नहीं पता यही क्वेश्चन है, लेकिन ये होना चाहिए। बी पार्ट आ गया, ठीक, ठीक है, सही है। अब चेक कर लिया हमने, ये पार्ट आंसर आ गया इसका। बस ये करेक्शन लिख लो कि इसमें ए बी प्लस एक्स वाई निकालना है। कहां तक करना है आपको? अगली क्लास आपकी मंडे आएगी, ध्यान देना। आप आज थर्सडे हो गया ना, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये सब आज कंसेप्ट हो गए। 26, 27, 28, 29 तक कर लेना बस। ले रहे हो तो चलो 30 भी ले लो। 30 पहले 30 बिल्कुल अच्छे से सुंदर सुंदर बढ़िया से बना के कर लेना, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आएगी, चाहे मैं करा चुका हूं, चाहे बचे हुए जो मैंने तुम्हें दे दिए वो मैं अगली क्लास पहले आपसे लूंगा। अब हम बात को अपना आगे बढ़ा देते हैं। जब मैं कह रहा था मैंने ट्रांसपोज शुरू कर दिया, तो अब ट्रांसपोज एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी एक्स्ट्रा दोनों हिसाब से ध्यान से सुनते चलना है। इस पर ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़ा इजी होता है, एक बार ही सुना सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। पहले हेडिंग लिख लो सारे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए ये वाली स्लाइड तो गई आपकी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो मैंने बता दिया, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, ट्रांसपोज हो जाएगा। एक बार ही सारे बोलना, अगर मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म एलिमेंट एआईजे हुज ऑर्डर इज एम बाय एन, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? एलिमेंट एआईजे, तो ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा? एजेआई, और ऑर्डर क्या हो जाएगा एम बाय एन का? एन बाय एन। सिंपल बात। वापस सर प्रॉपर्टी में क्या बताना चाह रहे हो आप? किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करके उनका होल ट्रांसपोज करो। पहले ऐड करो बाद में ट्रांसपोज करो, मतलब रो का कॉलम करो, या पहले ट्रांसपोज करो और बाद में ऐड करो, रिजल्ट ऑलवेज सेम आता है। नंबर 2, माइनस पे भी सेम बात है भैया, पहले माइनस करो बाद में ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करो बाद में माइनस करो, रिजल्ट सेम आता है। नंबर 2, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आप सोच लो, दो बारी ट्रांसपोज कर रहे हो, पहली बारी ट्रांसपोज किया, रो का कॉलम कर दिया, फिर ट्रांसपोज किया, वापस अपने आप ही वो कॉलम का क्या बन जाएगा? वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऑलवेज किसके इक्वल होता है? ए के। नंबर 3, किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराओ, पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराओ। माइंड में सोच लेना, इसमें लिखने जैसा या कोई प्रूफ बोलने जैसा नहीं है, थोड़ा भी माइंड पे जोर दोगे ना तो डायरेक्ट दिखेगा, तो सच बात है, तो शब्दों में दिख रही है मेरे को। मैट्रिक्स की पहले नंबरों से मल्टीप्लाई करा लो, किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से, और मल्टीप्लाई करा के बाद में ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में उस नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, ऑलवेज रिजल्ट क्या होता है? सेम। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, कि नहीं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का होल ट्रांसपोज, जब ब्रैकेट खुलता है तो रिवर्सल लॉ लग जाता है, इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ध्यान से सुनना, पहले हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया बाद में ट्रांसपोज किया, तो क्या इतना इजी नहीं है कि पहले ट्रांसपोज कर दे और फिर मल्टीप्लाई कर दे आंसर सेम आएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये किसके इक्वल होता है? अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो पलट जाएगा, उल्टा खुलेगा ब्रैकेट, ठीक है। पैटर्न से पकड़ लो, किसके इक्वल होगा ये? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। बताना जरा, सीबी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? इनटू सी ट्रांसपोज। रूल का नाम, रूल का नाम अभी तो बोला, रिवर्सल लॉ। रूल का नाम पलट गया ना, किसने दिया? ठीक है भाई, हमारा दिया हुआ है, ऐसे मत बोल देना कहीं भी, ठीक। तो चार प्रॉपर्टी होगी, लिखो पहले।
कोई भी नई प्रॉपर्टी आती है तो उसको एक बार फटाफट से दोबारा मगअप कर लिया करो बिना देखे कि आपको अब किसी को पढ़ाना है। प्रूफ देखो, हर चीज के प्रूफ नहीं बोले जाते, जहां जरूरी है मैं जरूर बताऊंगा, जहां जरूरी नहीं है या तो बात जरूरत से ज्यादा आसान है, किसी ने पूछनी नहीं है, सिलेबस नहीं है, टाइम कैसे लगा सकते हैं, या जरूरत से ज्यादा मुश्किल है, किसी ने पूछनी नहीं है, टाइम कैसे लगा सकते हैं, दोनों केस पे छोड़ देते हैं। अब सिलेबस में आएगी या उससे कुछ बनना है, सिलेबस में नहीं है लेकिन उससे कुछ आसान होना है, ठीक है, बोला जाता है। ठीक, तो ये सब बेकार बातें हैं बिल्कुल, तो प्रूफ तो नहीं बोले, लेकिन प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ऐसे समझो, चार नहीं है हमारे लिए, हम नॉर्मल एक पैटर्न सा बिठा लेते हैं। सर एडिशन सब्ट्रैक्शन पे होल ट्रांसपोज पे ब्रैकेट खुल जाता है, ब्रैकेट खुल जाता है, ट्रांसपोज दोनों के सिर पे जाके लग जाता है। ठीक है भैया, दो बारी ट्रांसपोज कर रहे हो, बच्चा खुद ही सोच लेता है रो का कॉलम कॉलम करो वापस यही आएगा, इसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है भैया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज पहले करो कांस्टेंट से बाद में मल्टीप्लाई करो, इक्वल रहता है। और मल्टीप्लाई पे रिवर्सल लो, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इतना मैंने पढ़ाया, ढेर सारे क्वेश्चन आपको इसके बाद करा दिए और अब बड़ा कंफर्टेबल हो कि सर ये बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं लगी होने के बाद, हर बच्चा कहता है। और अब आप अपना UT1 देने चले गए। UT1 में टीचर ने ये पूछा ABC का होल ट्रांसपोज क्या, किसी ने नहीं पढ़ा रखा, तो ये वही बात समझो जैसे पूरा साल पढ़ लिया और अभी तक बात किसी ने भी नहीं कही। अब आपको एक तुक्का सा मारना है अपनी नॉलेज पे, बोलो क्या मारोगे, C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू, ठीक है। और ये कोई तुक्के की बात नहीं है, इसको एक मान लो, इसको दूसरा मान लो, इस प्रॉपर्टी से प्रूफ करने जाओगे अभी प्रूफ हो जाएगा 1 मिनट में। इनको कलेक्टिवली एक मान लो और इसको सेकंड मान लो, तो सेकंड पहले आएगा C ट्रांसपोज और फिर फर्स्ट बाद में आएगा AB का होल ट्रांसपोज। ठीक है, यहां कुछ नहीं है, ध्यान देना। और फिर ये वाला ब्रैकेट भी खोल लो, तो बोलो ये फिर रिवर्सल लो लग जाएगा। तो कराने को मैं 2-2 लाइनें बढ़ा सकता हूँ ना, तो ऐसे तो 2000 लाइनें बढ़ा दूंगा भाई, मेरे को बहुत कुछ कराना है, तो लिमिट करना पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है भैया, तो ऐसी ऐसी चीजें हम छोड़ भी दिया करते हैं। ये पैटर्न ही तो है यार, रिवर्सल लग गया ABC का ऑल ट्रांसपोज, तो ये भी भैया ऐसे तो इतना जल्दी कोई ये प्रॉपर्टी बोल नहीं रहा, सीधी पेपरों में एक बार ही छूट जाती है, सबको ट्यूशन टीचर को पढ़ानी पड़ती है, अरे ये भी आगे ले भाई, ये ले ले, ये भी ले ले, तो ये भी ले लो, साथ ही साथ ही ले लो। ABC का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ये भी वही रिवर्सल लो है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही एक्सटेंशन है, C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है। कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, अब है बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज लिख दी है मैंने सारी। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने जीरो मैट्रिक्स तक पढ़ा था भैया, याद हो तो, ठीक है भैया। जीरो मैट्रिक्स कौन से नंबर पे लिखवाया था, छठा या सातवां, देख के बताना। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, 7 हो गए थे शायद, 7 हो गए थे, आज ये 8वां है। 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। 8 मैट्रिक्स इजी बहुत, लेकिन नहीं समझे तो काम खराब हो जाएगा, ध्यान से सुन लेना। 8 और 9 पे 1 मार्कर क्वेश्चन, जिस चैप्टर के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के लिए, इसके लिए 2 क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर से मैट्रिक्स से, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन आने, 1 मार्कर 3 क्वेश्चन, 1 मार्कर मैट्रिक्स चैप्टर 3 क्वेश्चन और 5 नंबर का मैट्रिक्स चैप्टर 1 क्वेश्चन, ठीक है भैया। ऐसे मतलब बेसिक पता उसी में हो जाता है। सर कहना क्या चाह रहे हो यार, अभी हमने यहाँ पर 8 मैट्रिक्स, 8 टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर होता क्या है, पहले रफ सुन लीजिएगा। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक बच्चा नया है उसके लिए बोलते हैं, तो पहले एक आएगा भैया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, पहले यही बता दो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो हर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, जितनी रो उतनी कॉलम होने चाहिए। मान लीजिए मैंने 2 रो लिख दी तो कॉलम भी मैं 2 ही लिख दूं, 2 कॉलम 2 रो, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज करा, बोलो ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स वही रहता है या रो कॉलम में पलट जाते हैं, तो सेम रहना तो जरूरी नहीं है ना मैट्रिक्स को, लेकिन आपने चालाकी से ऐसा मैट्रिक्स बनाया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वापस वही आ गया, किसी ए मैट्रिक्स का, किसी भी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वापस वही बन जाए, तो ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई बच्चा आप सोच रहे जैसे मैंने बोला सर कह रहे हो तो सकता होगा, लेकिन बता भी दो, कोई एग्जांपल से समझा दो। देखिए एग्जांपल से समझा देता हूं, लेकिन थोड़ा ज्यादा तेज हो तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं लिख क्या रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी होता है पेपर में कि वो कह देता है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बता दे, ठीक है। तो भाई टीचर से सुन के तो समझ में आ गया उन्हें, तो बहुत कुछ तुम जितना तुम जानते होंगे उनसे ज्यादा तो टीचर को आना चाहिए ना, तो एग्जाम्पल बना के टीचर तो लिख ही देता है।
तुम्हें भी लिखना आना चाहिए। देखिए मेरे को कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाना है आपके लिए, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है, मैं 3x3 ऑर्डर का लिख रहा हूँ। देखो अब मेरे को कोई भी एग्जांपल लिखना होगा ना, मैं बड़ा कंफर्टेबल लिखूंगा, ध्यान से देखना, कुछ भी रैंडम लिखता जा रहा हूं। कौन बच्चा कहेगा भैया पक्का आपने इसे ऐसे लिखा है, अब इसका ट्रांसपोज करोगे सेम बनना ही बनना है। आपने कंसेप्ट पकड़ा है, वो कंसेप्ट किस किस को दिखा है, ध्यान से देखो। मैंने पहले डायगोनल लिखे, मैंने डायगोनल लिखा, जब 3x3 ऑर्डर का बना रहा हूं तो डायगोनल जो मर्जी लिख दूंगा मैं कोई सोचना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ट्रांसपोज मारूंगा ना, जरा मेरे हाथ को देखना है, 4 को पकड़ो, सिर्फ 4 को, जहां 4 है, जब मैं रो का कॉलम करूंगा 4 वही है। अभी ध्यान से देखते रहना, ये 5 है, जब मैं ट्रांसपोज करूंगा 5 वही है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 6 है, तीसरी रो है ना, जब मैं ट्रांसपोज करूंगा इसका, ये 6 यही रहेगा, ठीक है। और मैं ऐसे क्या नाटक कर रहा हूँ, पेन घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, सबको पता है 1 1 पोजीशन, 2 2 3 3, 1 1 का उल्टा भी 1 1, 2 2 का उल्टा भी 2 2, 3 3 का उल्टा भी, तो जब रो के कॉलम बनाओगे ये तो नहीं रहेंगे, तो ये तो जो मर्जी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स सेम बनाना है ना तुम्हें। अब तुम्हारा 1 2 पोजीशन 2 1 पे आता है, 1 2 का उल्टा होता है 2 1, ये 1 2 पोजीशन है, चेक कर लो, पहली रो दूसरा कॉलम, और ये 2 1 पोजीशन है, तो ये मैंने जानबूझ के पहले ही सेम लिख दी, कर ले ट्रांसफर सेम ही बनेगा। 1 3 3 1 सेम है, 2 3 3 2 सेम है, ठीक है भैया। तो अब मैं खाली तुम्हें ये क्यों समझाऊं कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, एक एग्जांपल से बनाना भी सीख लो। डायगोनल जो मर्जी रैंडम लिख दिया, 1 2 पोजीशन पे कुछ भी लिखा, 2 1 पे भी वही लिख दिया, 1 3 पे कोई भी रैंडम लिखा, 3 1 पे वही रैंडम नंबर लिख दिया, 3 2 पे 2 3 पे कोई भी रैंडम नंबर लिखा, 3 2 पे भी वही लिख दिया। अब एक बारी दोबारा से देखो, ये मैंने एक कोई मैट्रिक्स लिखा, अब मैं इसका ट्रांसपोज करके दिखा देता हूं आपको कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से करवाना बच्चों। पहली रो का पहला कॉलम बोलो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दो, -1 4 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 6 3। चेक करो मैट्रिक्स अलग है या बिल्कुल सेम ही है, सेम ही, यानी ए का ट्रांसपोज ए है, यानी इंप्लाई कर जाएगा ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहानी क्लियर है। डेफिनेशन लिखो, if transpose of a square matrix, if transpose of a square matrix is equal to original matrix, is equal to original matrix, then original matrix is symmetric matrix। और छोटे में लिखना हो तो देखिए वो बेकार में इतने सारे शब्द लिखने पड़ रहे हैं, वो फालतू की बात होगी भैया, शब्द काम नहीं आते। देखो फोटो किसी की देख लोगे ना, मेरी शक्ल देख ली, ध्यान रह जाएगी, 10-20 साल नाम ध्यान रहे ना रहे, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसा ही है, शक्ल सबकी ध्यान रहेगी, नाम एक का भी ध्यान नहीं रहेगा मेरे को, ठीक है भाई। अभी ध्यान से देखते रहना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कब कहते हो आप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस शक्ल ध्यान दो, कहाँ थ्योरी लिखनी है, जब ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए, उसका ट्रांसपोज करके वही आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सिंपल बात, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना इसका क्वेश्चन, देखिए किताबें कैसे करती हैं, 1 मार्कर बड़ी फेमस क्वेश्चन है, भी तैयार कर लो, बोर्ड तक आती रहेगी, बहुत सारे पेपरों में मिलेगी आपको, ठीक है। उसने ऐसे कुछ दिया मेरे को, ध्यान से देखो, उसने बोला बस गिवन में ये दिया ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसे फिर वही वाला क्वेश्चन मानना कि सर पढ़ाया बहुत कम और हम पूरा साल पढ़ चुके हैं, बहुत कम वाली बात ही रहेगी मान लो, अब पेपर में अचानक से एक नया क्वेश्चन आ गया, हमने पूरे साल कभी नहीं करा था, क्या हो सकता है, अभी तो बहुत कम ही बताया, अभी कहाँ क्वेश्चन कर लिया आपने। मैंने कहा ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तुम एबीसीडी की वैल्यू बता दो क्या क्या हो सकती है। पहले सुनना, कोई किताब कैसे करती है, कोई टीचर इसे पहली बारी कैसे कराएगा। अगर मैं समझाने पे आ जाऊं, मैं बोलूंगा बेटा ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तेरे को एबीसीडी चाहिए, तो ए सिमेट्रिक तो तब होगा जब ए का ट्रांसपोज क्या होगा। कोई गलत तो नहीं कह रहा ना मैं, लेकिन इसमें टाइम खराब होगा हमारा, मजा नहीं आएगा हमें। लेकिन सुन लेना, अब आप इस तरफ ए का ट्रांसपोज लिखो, यानी रो पहली रो का पहला कॉलम कर दो, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। लेकिन नकली बच्चा और नकली टीचर दोनों ही बेकार है, न पढ़ाने वाले को पढ़ाना आ रहा, न पढ़ने वाले को आ रहा, लेकिन किताबें तो ऐसे लिखती है। इक्वल ए मैट्रिक्स लिखो, ए बी 1 4 2 5 सी डी 3, दिया हुआ है ना उसने, ए का ट्रांसपोज एक इक्वल है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब इक्वल करके देख ले भाई, अपने आप आ जाएगा एबीसीडी जो आना हो, क्यों टाइम खराब कर रहा है। तुमने मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाना सीखा था, 1 मिनट एक कोई रैंडम एग्जांपल बनवाना,
ये बात आपसे सबसे अपने आप ही पूरी करवा दूंगा। 3x3 ऑर्डर का रैंडम एग्जांपल बोलो, डायगोनल पे क्या लिखना है? थ्योरी बोल दो क्या लिखना है? कोई फिक्स नंबर या जो मर्जी? तो जो मर्जी डायगोनल पे लिख दो, ये भूलना मत, जो मर्जी। 1 2 पे मान लो मैंने 3 लिखा तो 2 1 पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 3 पे मान लो मैंने 6 लिखा तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा? 3 1। 2 3 पे मान लो मैंने 4 लिखा तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा? जब तुम इतने शाने हो और तुम्हें बोल रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? 1 2 2 1 बोलो, बी का आंसर क्या है? पता लग गया। 1 3 और 3 1 बोलो, सी का आंसर क्या है? पता लग गया। 2 3 और 3 2 बोलो, डी का आंसर क्या है? हो गया नॉर्मल में कुछ भी, इतनी लाइनें कौन लिखेगा? और सीधी बात, ए का मतलब आप बता दो, आप सियाने हो। ए क्या? सर कोई भी नंबर। अगर आपने ट्रांसपोज करके इक्वल करा भी था तो ए किसके इक्वल आया? कोई मतलब ए का आंसर 4 या 5 तो आ नहीं गया। ए के इक्वल तो जो मर्जी नंबर डाल दो रहेगा ही रहेगा। ए की जगह 4 डाल दो तो 4 4 के भी बराबर है, 5 डाल दो 5 5 के भी बराबर है। तो अगर उसने इस केस में मेरे से पूछ लिया एबीसीडी बता दे, तो बाकी सब तो आ गए थे ना। ए क्या है? एनी रियल नंबर। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई कंफ्यूजन है? जाने दो, क्वेश्चन हमें बाद में मिलेंगे, अभी क्वेश्चन में मत जाना। बस आप थ्योरी लिख लीजिए और क्लास ओवर आज की। वीकली टेस्ट होगा लेकिन अगले वीक से शुरू करेंगे, अभी इतना टॉपिक हुआ नहीं कि हम टेस्ट में अभी कन्वर्ट कर पाए। नेक्स्ट क्लास मंडे, पहला ही वीक है, अभी मैं एक्स्ट्रा भी नहीं बढ़ा रहा। अगले वीक से चूंकि ये 12th क्लास है, मैं संडे के एक्स्ट्रा टाइम भी खोल दूंगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक अगले ही वीक से। यही सोच रहे थे तुम निकल जाओ या दिखाओ। जो होमवर्क चेक करा चुका है वो चलिए, बाकी दिखाते जाइए। केमिस्ट्री क्लास फिर ये दिक्कत आएगी या होगी मैनेज? मेहनत करेगा इस साल बढ़िया से रोज, ठीक है ना? इससे ज्यादा नंबर ला सकते हैं? ऐसे बोल रहा। जी तो बैठा है। पूरी ली थी।